हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी प्रेप वर्ल्ड। तो यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स हो चुका है और अब हम आए हैं जीएस 1 का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इस बार का पेपर जो है वो कैसा था। तो मेरा जितना विजडम है और जितना मैंने अभी बच्चों से बात किया है और जैसा एनालिसिस करके मेरे को समझ में आया है, तो पेपर जो था वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा टफ़र साइड पे मैं बोलूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी लेंदी थे, बहुत सारे स्टेटमेंट्स थे, कुछ नए टाइप के एक दो क्वेश्चन पिछले बार आए थे, लेकिन इस बार क्वेश्चंस की मात्रा थोड़ा ज़्यादा हो गई है। और करंट स्पेशली करंट पे इस बार बहुत फोकस किया गया है और स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चंस आए हैं, आईआर के क्वेश्चंस आए हैं। तो एक ब्रेकअप हल्का फुल्का देख लेते हैं। तो देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, यूएवीज़ और बहुत सारे मेडिकल फील्ड, बायोलॉजी सब टॉपिक पे आए हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी देखेंगे तो लगभग 12 क्वेश्चंस हैं। जियोग्राफी में 12 क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस मल्टी फेसेटेड हैं, तो किसी एक कैटेगरी में उनको बांट पाना थोड़ा मुश्किल है, बट जितना वेटेज के हिसाब से मेरे को लगा कि ये ज्योग्राफी की तरफ लीन ज़्यादा करता है, इन्वायरमेंट की तरफ कम, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा करता है, इन्वायरमेंट की तरफ कम, तो उस हिसाब से मैंने डिमार्केट किया है। बट कुछ क्वेश्चंस बहुत ही मल्टी फेसेटेड थे, आपको कैटेगराइज करना में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, बट मोर और लेस ऐसा ही एक दो क्वेश्चन इधर उधर होगा। फिर हिस्ट्री में देखिए, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे लगभग 15 क्वेश्चंस आए हैं। इस बार मुझे लगा कि आर्ट एंड कल्चर जो है इसमें थोड़े से कम क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल के मुकाबले, या जो हम ट्रेंड देखते आए हैं तो उसके हिसाब से कम है। इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम्स के हिसाब से हम देखें तो 20 क्वेश्चंस काफ़ी हैंडसम नंबर है। पॉलिटी में भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। और करंट में देखिए, जो न्यूज़ में रहे हैं या करंट में जो प्लेसेस रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पोर्ट्स, तो उसको भी मिला दे तो लगभग 11 क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल देखिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये एसएनटी, ये सब का जो रेलेवेंस और जो इम्पोर्टेंस है वो अभी भी रहा है। आर्ट एंड कल्चर में बोलूँगा इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हाँ, मेडिवल में इस बार अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंशियंट में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट में अभी हम डिस्कस जब करेंगे तो देखेंगे कि एक ही टॉपिक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इससे 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो हाँ ठीक है, ये थोड़ा बायस्ड है। एक ही क्वेश्चन पे अगर आपको 3 क्वेश्चन, एक ही टॉपिक पे अगर 3 क्वेश्चन मिल जा रहा है तो डेफिनेटली आप थोड़ा, अगर उसको अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़े होंगे तो लगेगा कि अरे सिर्फ यहीं से आ गया, और अगर आपने पढ़ा होगा तो इट्स योर जैकपॉट। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा और डाइवर्स टॉपिक्स पे पूछना चाहिए था यूपीएससी को। बट हाँ, यूपीएससी ने इस बार थोड़ा पेपर बैलेंस्ड रखा है। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ टफ़र है, डेफिनेटली टफ़र ऑन द साइड इसलिए क्योंकि लेंदी है, टू मैनी स्टेटमेंट्स थे, लेकिन ओवरऑल बैलेंस्ड है। कुछ थोड़े लॉजिकल रीजनिंग से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो ये था। अब क्वेश्चंस तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर जो था हल्का टफ़र साइड पे था। तो कट ऑफ जो है वो 90, मेरे हिसाब से जनरल का कट ऑफ जो होगा वो 90 के आसपास ही जाएगा। तो अगर आपके मार्क्स कहीं भी, अगर मत देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके मुझे लग रहा है ये आंसर होगा, लेकिन हो सकता है यूपीएससी जो अपना फाइनल कट ऑफ देती है या फाइनल जब आंसर शीट देती है तो उसमें क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ एम्बिगिटी रहती है आंसर्स में। तो अगर आपके 80 आ जा रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन से मैच करा के, तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। मेंस के लिए प्रिपरेशन तो आपको ऐसे भी करना है। मुझे लगता है कि अगर 70-75 के ऊपर भी आ रहे हैं तो आप सीरियसली मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि यू नेवर नो, सीसेट भी मतलब आप कैसा पेपर आता रहा है आप जानते हैं, तो आपको सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने ये सेट भी लिया है, एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन,
3 स्टेटमेंट दिए हैं। ये एसएनटी का क्वेश्चन है। फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड व्हीकल्स, हाउ मैनी ऑफ द एबव आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। तो अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स मतलब देखिए जहाँ पे भी आईसी इंजन, जो हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन होता है, उसका यूज़ नहीं करते हैं तो उसको अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स कहते हैं। तो इसमें देखिए बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हाँ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हाँ, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हाँ, और भी तरह के जैसे प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सारे जो होते हैं ये होते हैं अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। इसलिए आंसर होगा हमारा सी, ऑल 3। फिर सेकेंड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAVs कंसिडर द फॉलोइंग। ऑल टाइप्स ऑफ UAVs कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये बहुत सारे UAVs होते हैं जो वर्टिकल लैंडिंग के लिए उनको डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन सारे UAVs जो होते हैं वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ UAVs कैन डू ऑटोमेटेड हॉवरिंग। तो देखिए हॉवरिंग करना मतलब कि एक ही जगह पे स्टेडली रहना, तो ऑटोमेटेड हॉवरिंग क्या सारे UAVs कर सकते हैं? नहीं, ये भी रॉन्ग है। फिर ऑल टाइप ऑफ UAVs कैन यूज़ बैटरी ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। तो देखिए छोटे UAVs जो होते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े वाले UAVs होते हैं उनमें ज़्यादा पावर चाहिए होता है, तो उनको एनर्जी सोर्स दूसरी चाहिए होती है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैटरी से ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर सप्लाई वो कर सके, तो ये भी रॉन्ग है। और हमसे पूछा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। तो देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, नन। 3, इसमें हमसे बोला है कि हाउ मैनी ऑफ द एबव यूजुअली मेक अ बैटरी कैथोड्स। तो जो बैटरी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी यूज़ होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा गया है कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें कैथोड कौन से बन सकते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले बच्चों के हिसाब से भी थोड़ा सा ऑन द टफर साइड है, क्योंकि देखिए कैथोड एनोड आपको अगर डिटेल में पता हो कि भाई कैथोड में क्या होता है, एनोड में क्या होता है, वो तो आसानी से बता देंगे, लेकिन सिर्फ बेसिक आपको अगर बैटरीज का नॉलेज है तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। तो देखिए कोबाल्ट, लिथियम, निकेल, ये एज ए कैथोड यूज़ हो सकते हैं। ग्रेफाइट जो है जनरली एनोड की तरह यूज़ होता है, तो इसमें जो कैथोड में यूज़ हो सकते हैं वो होता है 1, 3 एंड 4, यानी कि ओनली 3। फिर ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, तो सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंसेस, कार टायर्स, तो ये तीनों में से कितने में प्लास्टिक होता है, इन्होंने ये पूछा है। तो देखिए सिगरेट बट्स जो है इसमें सेलुलोज एसीटेट, ये एक प्लास्टिक पॉलीमर होता है। आई ग्लास लेंसेस हम जानते हैं पॉलीकार्बोनेट लेंसेज होते हैं, हाई इंडेक्स प्लास्टिक्स के भी यूज़ होते हैं, तो उसमें भी होते हैं। कार टायर्स देखिए रबर के मैक्सिमम बने होते हैं, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज जो है प्लास्टिक पॉलीमर्स भी यूज़ होते हैं, तो इसलिए ये भी होगा सही। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, ऑल 3। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये देखिए सेट बी में सारे क्वेश्चन एक लाइन से स्टार्ट हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और ये थोड़े से ट्रिकी भी बोल सकते हैं, लॉजिकली आप बना सकते हैं ठीक है, लेकिन अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कुछ क्वेश्चन है जो हो सकता है आपको नहीं भी आएगा। तो अगर ऐसा है एकदम लाइन से आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप डिमोरलाइज नहीं होना होता है, यहाँ पे आपको दूसरे टॉपिक्स पे जाना होता है जो आप कंफर्टेबल हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री में कंफर्टेबल है तो पहले हिस्ट्री सॉल्व कीजिए, फिर बाद में इसको आके सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही 5, ये है कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। तो ये इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन और यूरिया, ये पूछ रहा है कि कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन और यूरिया में से किसको किसको बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी समझते हैं। देखिए कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी में कोल और वाटर और एयर को मिला के सिन गैस बनाया जाता है। सिन गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और वाटर वेपर, ये प्रोड्यूस होता है। और वहाँ पर फिर जो कोल गैसिफिकेशन होता है
उसमें सिन गैस बना और उससे फिर आगे हम चीज़ों को बनाते हैं। तो देखिए लार्ज स्केल कोल गैसिफिकेशन आज के डेट में जो होता है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मिथेनॉल बनाने में, इथेनॉल बनाने में, अमोनिया बनाने में, फॉर फर्टिलाइजर्स स्पेशली, पेट्रोकेमिकल्स बनाने में यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। तो यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। इथेनॉल बनाने में जी हाँ यूज़ होता है। नाइट्रोग्लिसरीन नहीं, नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में इसका यूज़ नहीं होता है। यूरिया बनाने में हाँ, यूरिया में देखिए हमने देखा था एमोनिया यहाँ से सिन गैस से बन सकता है, तो उसको फिर आगे प्रोसेस करके अमोनिया को हम यूरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 2। फिर अगला भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस जनरली नोन एज Cl20 HMX, हर मैजेस्टीज एक्सप्लोजिव इसको बोलते हैं फुल फॉर्म, LLM। तो ये जो है ये क्या है, ये एक्सप्लोजिव होते हैं जो मिलिट्री वेपन्स में, आर्म्स एंड एम्युनिशंस में यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा B। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मेजोराना 1 चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग, ये करेक्ट है। मेजोराना 1 चिप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई अमेजन वेब सर्विसेज, ये रॉन्ग है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। डीप लर्निंग इज़ ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ये करेक्ट है। तो ये AI और मशीन लर्निंग, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग इससे रिलेटेड है। तो इसमें हमसे करेक्ट पूछा है, तो ये हमारा होगा 1 and 3 ओनली, यानी कि C। फिर विथ रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो दे आर मैन मेड प्रोटीन्स, जी हाँ, ये लैब में ग्रो किया जाता है। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस। तो हाँ, अगर हम लैब में ऐसे बनाएं जो कि स्पेसिफिक एंटीजन को ही टारगेट करे, तो ये जो है वो उसी को टारगेट करते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसका यूज़ इसी से हमारा ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं यहीं से इसका यूज़ बढ़ जाता है। क्यों, अगला स्टेटमेंट देखिए, दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस, ये सही है। इसमें देखिए कोविड वायरस जो होता है उसको भी हम लोगों ने इससे हटाने का कोशिश किया था। कैंसर जो है, जो डायरेक्टेड स्पेसिफिक एंटीजन जो जनरेट करते हैं, तो कैंसर सेल्स को डायरेक्ट करते हैं और फिर वहाँ पे से इसको एंटीजन जनरेट करते हैं, क्योंकि वो बाइंड होते हैं वहाँ से, और फिर आगे ये जो अपने एंटीबॉडीज़ हैं उसमें काम, अपना आगे का काम करते हैं। तो इसलिए इसके आंसर होंगे 1, 2 and 3, ऑल ऑफ दी अबव मतलब। फिर अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें पूछा है हमसे करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो देखिए फर्स्ट, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर्स। तो देखिए जनरली ओशियन वाटर्स में वायरसेस एबंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये गलत है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट बहुत सारे वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं, और एक तरह से एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज मतलब कि ये वायरस जो है बैक्टीरिया को अफेक्ट करके उसको ख़त्म कर देता है, उसको मार देता है। तो इसलिए ये एक वायरस है और वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, एक एग्जांपल है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है कि कोई वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ये गलत स्टेटमेंट है। फिर नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल्स, ये गलत है, क्योंकि ये जो सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी है होस्ट सेल में, ये वायरस का मेन काम ही यही है कि वो अपने जीने के लिए ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी जो है सेलुलर लेवल पे चेंज करके अपना सर्वाइवल इंश्योर करता है। तो ये भी गलत है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ये होगा नन ऑफ दी अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से है। ये स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए हैं और तीनों का रिलेशन आपस में पूछा है। तो देखिए, एक्टिवेटेड कार्बन इज़ गुड and an attractive tool to remove pollution from effluent streams and to remediate contaminants from various industries। तो एक्टिवेटेड कार्बन जो है ये बहुत ही अच्छा सोर्स है पॉल्यूशन को और पॉल्यूटेंट्स जो है एफ्लुएंट स्ट्रीम्स और वहाँ से
हटाने के लिए, कॉन्टामिनेंट्स को हटाने के लिए। फिर एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट अ लार्ज सरफेस एरिया एंड ए स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एड्सॉर्बिंग हैवी मेटल्स। तो हाँ, एक्टिवेटेड कार्बन के पास बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया होता है और हैवी मेटल्स को एड्सॉर्ब कर सकता है। एड्सॉर्ब मतलब कि सरफेस एरिया पे, सरफेस पे ही मेटल का, हैवी मेटल का डिपोजिशन हो जाएगा। और एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इन्वायरमेंटल वेस्ट्स विथ हाई कार्बन कंटेंट। ये भी सही है, क्योंकि ये जो बहुत सारे वेस्ट होते हैं जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, खास करके जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्टिवेटेड कार्बन हम बना सकते हैं। तो ये जो हमारे आंसर है, इसमें रिलेशन बोला है, तो ये देखिए बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। तो हाँ, देख रहे हैं करेक्ट है। एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ए। फिर इसी तरह से 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8% होता है, तो ये करेक्ट आंसर है। सिलिका बेरिंग क्ले इज मिक्सड विथ लाइमस्टोन विथ मैन्युफैक्चरिंग वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। तो हाँ, ये जो क्ले होता है ये मिक्स किया जाता है लाइमस्टोन में सीमेंट बनाने के लिए, तो ये भी सही है। फिर लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। अब लेकिन इसका रिलेशन क्या है, तो देखिए बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। जी हाँ, करेक्ट है, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। यानी कि ये जो स्टेटमेंट 2 है, ये है आपको स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। लाइमस्टोन जो स्टेटमेंट 3 में लिखा है कि लाइमस्टोन को क्रश करके या क्लिंकर प्रोडक्शन में लाइम में बदल दिया जाता है, तो वो उससे पता नहीं चल रहा कि एमिशन जो है वो होगा। लेकिन लाइमस्टोन और सिलिका जो है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये जो प्रोडक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है और फिर वो जो है अप्रॉक्सीमेटली 8% एमिशन में काम आता है। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट है जो आंसर बी है, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। फिर क्वेश्चन 12, स्टेटमेंट 1 है एट द 28th UNCOP28 इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ एंड क्लाइमेट। स्टेटमेंट 2 है द COP8 डिक्लेरेशन on climate and health is binding declaration and if signed it become mandatory to decarbonize health sector. Statement 3, if India health sector is decarbonized, the resilience of its health care system may be compromised. तो देखिए करेक्ट आंसर तो यही है कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। लेकिन इसको लॉजिकली हम समझते हैं। मान लीजिए आपको पहला स्टेटमेंट नहीं पता है, तो सबसे पहले समझिए COP डिक्लेरेशन 28 का जो है वो एक बाइंडिंग डिक्लेरेशन है और इफ़ साइन इट बिकम्स मैंडेटरी टू डिकार्बोनाइज हेल्थ सेक्टर। तो नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये स्टेटमेंट 3 में अगर बोल रहा है कि इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर इज़ डिकार्बोनाइज, द रिजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज, ये एकदम सही है, क्योंकि अगर डिकार्बोनाइज करना हुआ तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा। और स्टेटमेंट 1 जो है ये देखिए, अब इंडिया, अगर ये सही स्टेटमेंट है तो लॉजिकल है कि इंडिया इसको साइन नहीं करेगा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, ये सही बात हो जाएगा। तो इस लॉजिक से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर होगा C, दैट इज़ ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 इज़ करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। लेकिन हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, ये थोड़ा करंट से भी रिलेटेड है, तो ये इसको मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कैटेगरी में मानूंगा। फिर नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस, ये करेक्ट है। अब सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बॉम्बार्डेड द अर्थ विथ आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर विथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये सही है।
इससे क्या हुआ था कि जो हमारे ऑरोरा, जो नॉर्दर्न लाइट्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में पोल्स में हमको दिखने मिलता है, ये क्या है, ये हमको बहुत फार अवे, मतलब यहाँ पे जैसे कश्मीर और इस टाइप के रीजन में भी यहाँ तक भी आ गया था। तो ये जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट 1 को बता पा रहा है या एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं। ये जो रोटेशन इन शिफ्ट एंड एक्सिस है ये अलग चीज़ है, और वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन वाटर जो है वो जनरली इतना हैवी अमाउंट में अगर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा अर्थ में तो फिर वो टिल्ट कर सकता है। तो ये एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, भले ही करेक्ट है। स्टेटमेंट 3, एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। हाँ, ये जो है, जो अर्थ हमारा 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, उसको ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर सकता है, और इनफैक्ट यही एक रीजन है जो अभी इफ़ेक्ट कर रहा है, और इसे जिसके कारण अर्थ रोटेशन जो है एक्सिस चेंज हो रहा है। तो इसका आंसर है बी। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। फिर नेक्स्ट एनवायरनमेंट का है। ये पेरिस एग्रीमेंट, हम जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट में, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते भी हैं हम, और इसमें डिटेल में क्वेश्चन भी देखिए पूछ लिया है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। तो स्टेटमेंट 1 है, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट, ये भी सही है। और स्टेटमेंट 3 जो है, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets, ये भी सही है। और ये दोनों जो स्टेटमेंट 2 एंड 3 हैं ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 को। तो इसका आंसर है ए। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 एनवायरनमेंट का। Which of the following launched the Nature Solutions Finance Hub for Asia and the Pacific? देखिए लॉजिकली तो अब हम बोल सकते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आपको पता है तो ही आपको बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, और आपको अगर फिलॉसफी नहीं पता है किसी भी बैंक का डेवलपमेंट जो होता है या बैंक का जो फॉर्मेशन होता है उसका, तो ये आप गलत कर सकते हो। तो इसलिए इसका आंसर मैं बोलूँगा अगर नहीं पता है तो नहीं मार्क करना है, लेकिन ठीक है, इसका आंसर है ए, द एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट एयर कैप्चर पे। तो डायरेक्ट एयर कैप्चर, इट कैन बी यूज्ड एज ए वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सही है। इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन इन फूड प्रोसेसिंग, ये भी सही है, क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग, देखिए प्लास्टिक प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत यूज़ होता है, तो इसमें हम डायरेक्ट कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन करके उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये भी सही है। इन एविएशन इट कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा सी, 1, 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग पीकॉक टेरेंटुला, जिसको हम गुटी टेरेंटुला, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है ये स्पीसी। तो इट इज़ एन ओमनिवरस क्रस्टेशियन। देखिए क्रस्टेशियन जो होता है वो जैसे क्रैब होते हैं वो होता है, ये टेरेंटुला एरेक्नो ग्रुप में आता है, यानी स्पाइडर होता है ये। तो स्पाइडर, तो ये क्रस्टेशियन तो नहीं है। इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज़ ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज, एकदम सही है। ये शेषाचलम एरिया में, जो शेषाचलम एरिया है जहाँ पे सैंडल, रेड सैंडल्स जो होते हैं वहाँ पे ये होता है। और इट इज़ नेचुरल, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज़ आर्बोरियल स्पीसीज। तो देखिए वहाँ पे जो शेषाचलम एरिया वो पूरे फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये ट्रीज़ टू ट्रीज़ ट्रैवल करते हैं, और ये एरियल आर्बोरियल स्पीसीज़
इनको बोलते हैं, क्योंकि ये एयर टू एयर, ट्री टू ट्री जो है हॉपिंग जंपिंग करके शिफ्ट होते हैं, तो इसलिए तो इसका आंसर होगा 2 और 3 डी। फिर नेक्स्ट है एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, ये कार्बन डाइऑक्साइड ओमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा। तो ये गलत है, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा फैक्चुअल है, इसको भी मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको नहीं पता है तो आपको नहीं करना चाहिए। फिर इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन, इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन। ये आप लॉजिकली बोल सकते हो, पहला है चाइना, सेकंड है इंडिया, ये सही है। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ CO2 एमिशन इन इंडिया, ये एकदम सही है, क्योंकि CO2 जो है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट्स है और हीट प्रोड्यूसर्स जो है वही यूज़ करते हैं आपके जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, और इसके कारण क्या है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 वही होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज़ 2 और 3 ओनली। फिर 19 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है हल्का फुल्का। तो ये कसावा, ये कोई इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ऐसे ये फूड प्रोडक्ट भी है। तो कसावा ये वुडी श्रब है, सही है। जिंजर हर्ब है विथ सूडोस्टेम। मालाबार स्पिनच ये हर्बेसियस स्क्राइबर है, ये सही है। मिंट जो है एनुअल हर्ब है, श्रब नहीं है। पपाया वुडी श्रब नहीं, ये भी नहीं है। तो इसलिए जो है इसमें 1 2 3, इसमें ओनली 3 जो है मैच है सही से, तो इसका आंसर होगा बी, ओनली 3। फिर नेक्स्ट है ज्योग्राफी से, विथ रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन दैन दैट प्रोड्यूस बाई ओशियंस। नहीं, ये गलत है। भले ही रेन फॉरेस्ट को हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, लेकिन नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली 20% जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। ओशियंस जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 50% प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, तो ये गलत स्टेटमेंट है। फिर मैरीन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, ये सही है। इसी कारण से ये पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन दैन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर, ये सरासर गलत है। ये आपको लॉजिकली भी समझ में आ जाएगा कि ये सही नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा, करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर होगा बी, 2 ओनली। फिर 21 राजा, ये मॉडर्न इंडिया में आ गए हम। राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा। ही पोजेस्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम्स ऑफ द ईस्ट। तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये सही स्टेटमेंट है। उन्होंने वेस्ट का जो भी है हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और रेशनलिटी के बारे में बोला था, लेकिन कभी भी, ठीक है, सती प्रथा या जो कुरीतियाँ थी हमारे, उनके बारे में वो हमेशा अपोज्ड रहे, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम्स था उसको बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे और उसको एडवोकेट भी करते थे। और सेकेंड है he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women, ये सही है। तो इससे करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 और 2। फिर नेक्स्ट है, देखिए नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है उसमें इसमें पूछा है कि विच ऑफ द अबव आर पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। तो बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लोथ एकदम सही है। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, ये भी सही है। रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, नहीं, ये था गिविंग अप ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ओनली 3 करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है द इरीगेशन डिवाइस कॉल्ड आरागत्ता वाज। तो देखिए प्रीवियसली भी ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। तो ये संस्कृत में इसका मतलब होता है स्पोक पॉट, और ये इरिगेशन में यूज़ किया जाता था। तो ये है अ लार्ज व्हील विथ अर्डन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक, ये बी इसका आंसर होगा। फिर 24 हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशियंट इंडिया हैड एज्यूम्ड द टाइटल्स मत्तविल्सा, विचित्रचित्त और गुणभरा।
तो ये पल्लवा किंग थे महेंद्र वर्मन वन, ये उन्होंने ये टाइटल से ज्यूम किए थे, तो इसका आंसर होगा ए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाहियान द चाइनीज़ पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, की बहुत बार आ चुका है और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त टू। फिर नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट किंगडम ऑफ श्रीविजया एंड पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल्ड द मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड नेबरिंग आइलैंड्स। तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन भी है और ये चोल जब पढ़ाया जाता है चोला एम्पायर तो इसमें भी ये देखा जाता है। इसका आंसर है सी, राजेंद्र वन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आपको महाजनपदास के बारे में नहीं पता है। तो विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, टेरिटोरियल रीजन है और रिवर्स उस रीजन में फ्लो करती है उसका। तो अस्मक जनपदा में कौन सी रिवर फ्लो करती थी, तो ये गोदावरी, ये करेक्टली मैच्ड है। कंबोज जो था वो अफ़गानिस्तान से भी ऊपर ये एक रीजन था, वो महाजनपदा था। और विपास नदी है ब्यास नदी, ये तो अफ़गानिस्तान से नीचे ये पंजाब एरिया में बहती है, तो ये दोनों आपस में नहीं मैच करते हैं। अवंती ये देखिए नर्मदा नदी के आसपास, इसके आसपास बहती थी। तो और महानदी तो हम जानते हैं एकदम ईस्टर्न इंडिया में है, तो ये भी रॉन्ग है। कोसल और सरयू, देखिए कोसल, ये सरयू जो है अयोध्या रीजन में है और कोसल भी उसी एरिया को, अयोध्या जो रीजन है। और आपको अगर ऐसे भी कोसलपति अगर पता है तो राम जी को भी कहा जाता था, तो इससे भी आपको ये सही करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर होगा जो मैच करने वाला है ये ओनली 2 मैच कर रहा है, तो ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 28 नंबर आर्ट एंड कल्चर का है। द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप इन 1901 बाई विष्णु दिगंबर पलुष्कर इन। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल मेरे हिसाब से है और इसका आंसर है डी, लाहौर। नहीं आता है तो मुश्किल है सॉल्व करना, तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगा आप इसमें छोड़ दीजिए अगर नहीं आता है तो। फिर नेक्स्ट है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस सजेस्ट दैट प्रादेशिका, राजुका, युक्ता वेयर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स एट। तो देखिए मौर्यन एम्पायर का ये क्वेश्चन है और ये प्रादेशिका, राजुका, युक्ता ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमको फिर से इंडियन नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट जो है उस पर है। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाई ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव, ये सही है। It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा, ये करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमी का क्वेश्चन। तो ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये जो होते हैं वो जनरली स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सब के अलावा जो भी फंड्स होते हैं उनको कहा जाता है। तो ये देखिए ये बॉन्ड, स्टॉक इससे हट जाएगा। हेज फंड हाँ, वेंचर कैपिटल फंड हाँ, ये सब होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 2, उसको ही ट्रीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सोर्सेस ऑफ इनकम है उसके बारे में। तो ये कैसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सोर्सेज क्या हैं वो है, तो ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये एकदम सही है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, ये भी सही है। पेंशन फंड मैनेजमेंट, ये रॉन्ग है। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनी को नई फंड लेंडिंग करता है आरबीआई। फिर प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स, हाँ इसको सीनियरेज कहते हैं। तो ये भी जो है ये भी एक तरीका है जहाँ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्न करता है। तो इसलिए इसके जो 1, 2 and 5 इसका ऑप्शन डी होगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ये कुछ डायरेक्टरेट्स हैं और उसका फंक्शन और कहाँ पे वो किसके अंडर काम करते हैं उसके बारे में है। तो देखिए डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो ईडी है, तो ये फंक्शन क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ फ्यूजिटिव एंड इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। हाँ, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो रूल है उसको ये फेमा PMLA और ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, तो ये सही है। इट वर्क्स अंडर, ये देखिए इंटरनल डिवीजन सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये रॉन्ग है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फिनांस मिनिस्ट्री ये होगा, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। फिर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इन्फोर्सेस द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट, ये करेक्ट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ये करेक्ट है। फिर डायरेक्टरेट जनरल सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, ये कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग टैक्स इवेडर्स, ये सही है। और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ये तो इसमें करेक्टली मैच पूछा है। तो इसमें जो 2 हैं यानी कि 2 और 3 ये मैच हो रहे हैं, बाकी फर्स्ट वाला ये नहीं मैच कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ये गलत है क्योंकि ये जो है सेबी जो है वो मैंडेट करता है। फिर इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर्स इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फिनेंशियल इन नेचर, ये करेक्ट है। इसमें जैसे इन्वायरमेंटल, सोशल, इस टाइप के जो डिस्क्लोजर्स हैं वो किए जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 2 करेक्ट, यानी कि B। फिर नेक्स्ट है इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रेयरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स, जी नहीं। ये जो एलाइड एक्टिविटीज़ से जो इनकम होती है दीज आर टैक्स अंडर रेगुलर बिजनेस इनकम, ठीक है, ये गलत है। फिर स्टेटमेंट 2 इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड ए कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा D। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर, ये सही है। इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स इट हैज़ आइडेंटिफाइड, तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कॉपर, बेरिलियम, लिथियम, तो इंडिया हर किसी में रिसोर्स रिच नहीं है। रिसेंटली इंडिया ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल इसका फुल फॉर्म है, सॉरी काबिल इसका एक्रोनिम वो है, तो ये क्या है, ये फॉरेन में बहुत सारी कंट्रीज से मिल के ये कंपनी जो है ये क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करेगी और इंडिया को इससे हेल्प मिलेगा। द पार्लियामेंट इन 2023 हैज़ अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट और एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन द माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा C 1 और 3 ओनली, हमसे करेक्ट पूछा है। फिर नेक्स्ट है 3 स्टेटमेंट दिए हैं और वही तीनों का रिलेशंस। तो एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स, ये एकदम सही है। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू ए कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स, ये भी सही है। स्टेटमेंट 3 फॉर रीपेमेंट पर्पसेस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय ए कंपनी, ये भी सही है। देखिए स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में आते हैं, जो उसके बॉन्ड होल्डर्स होते हैं जैसे कि कोई भी डिबेंचर्स और जो बॉन्ड होते हैं वो कंपनी जो है वो कंपनी के लेंडर माने जाते हैं और उनका सबसे पहला जो अभी है क्या बोलते हैं मालिकाना हक होता है, मालिकाना हक नहीं बोलेंगे, उनका जो स्टेक होता है वो सबसे पहले उसको इंश्योर किया जाता है कि कभी भी अगर प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले उनको बेल आउट किया जाएगा। और स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो सबसे लास्ट में उनका पे आउट होगा। तो इसलिए बोथ स्टेटमेंट 2 और 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ये सही है ए। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया अकाउंट्स फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स
traded globally, thus exhibiting a great boom. ये करेक्ट है. India stock market has grown rapidly in recent past, even overtaking Hong Kong's at some point of time. ये भी सही है. देखिए अगर ये आपको नहीं भी आता है तो तीसरा अगर ऑप्शन आप समझ पाएंगे तो आप इजिली ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं. देखिए देयर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी इधर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स. ये देखिए एकदम ब्लेटेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि सेबी जो है ये बार बार ऑप्शन ट्रेडिंग और अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बहुत ही ज़्यादा रेगुलेट करती है. तो ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये हम नहीं बोल सकते हैं. इसलिए देखिए यहाँ पे 3 तो एकदम इनकरेक्ट है और हमसे करेक्ट पूछा. देखिए 3 बी सी डी तीनों में है, तो आप यहाँ से इजीली एलिमिनेट करके भी ये क्वेश्चन को कर सकते हैं और इसका आंसर होगा ए, 1 and 2 ओनली. फिर नेक्स्ट है सर्कुलर इकोनॉमी पे ये क्वेश्चन आया है. ये इकोनॉमी प्लस इन्वायरमेंट ये दोनों का मिक्स बोल सकते हैं. पहला स्टेटमेंट सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, एकदम सही है. स्टेटमेंट 2 सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स, ये भी सही है. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी सही है. और ये दोनों स्टेटमेंट 2 and 3 करेक्ट भी हैं और बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ये भी सही है. तो इसका आंसर होगा ए. फिर नेक्स्ट है कैपिटल रिसीट्स क्रिएट ए लाइबिलिटी और क्रिएट ए रिडक्शन इन द एसेट ऑफ गवर्नमेंट. ये थोड़ा सा ट्रिकी स्टेटमेंट हो सकता है लेकिन ये करेक्ट स्टेटमेंट है. बोरिंग्स एंड डिस इन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसीट्स, ये भी सही है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट ए लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गलत है क्योंकि देखिए ये रेवेन्यू का सोर्स है. इंटरेस्ट रिसीव जो होता है लोन पे वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है. तो अगर ये भी आपको पता है तो ये आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 बी सी डी में तीनों में है और इसलिए इसका आंसर होगा ए, 1 and 2 ओनली. फिर नेक्स्ट ये नेटो से रिलेटेड, ये देखिए नेटो अभी काफ़ी चर्चा में रहा है. तो ठीक है, उसके 32 मेंबर्स हैं और हो सकता है कि सारे आपको नहीं पता हो, लेकिन ये मैं रिलेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बोल सकता हूँ. तो इसका आंसर देखिए ओनली 4 है, यानी कि देखिए ऑस्ट्रिया और सर्बिया. देखिए सर्बिया तो नहीं होगा, ये आपको ही पता है, और ऑस्ट्रिया में थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन फिर भी 4 इसके मैच कर रहे हैं, बल्गेरिया, क्रोएशिया, स्वीडन और नॉर्थ मैसेडोनिया. फिर 42 ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. एंडीज माउंटेन्स जो हैं किस कंट्रीज से पास होते हैं वो पूछा है. तो देखिए बोलिविया, हाँ ये पास होता है. कोलंबिया, हाँ. पैराग्वे थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में होता है सदर्न अमेरिका में, तो ये रॉन्ग है. ब्राज़ील भी ये बीच में है इसलिए नहीं होगा. इक्वाडोर, हाँ सही है. वेनेजुएला, ये भी सही है. और इसके अलावा पेरू, चिली, अर्जेंटीना इससे भी पास होता है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये होगा ओनली 4. फिर कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज: लेक टंगानिका, लेक टोनले सैप, पैटोस लगून. तो विच ऑफ द पास थ्रू इक्वेटर. तो देखिए ये तीनों जो हैं ये इक्वेटर से नहीं पास करते हैं, तो इसका आंसर होगा डी. 44 टर्मरिक के बारे में पूछा है. तो ये टर्मरिक जो है ये इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड. तो ये क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है. ये 70% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन जो होता है इंडिया प्रोड्यूस करता है, तो ये सही है. मोर देन 30 वैराइटीज़ ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, ये भी सही है. महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु और मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, ये भी सही है. तो इसका आंसर होगा डी, करेक्ट पूछा है. तो 1, 2 and 3 तीनों. फिर 45 ये भी ज्योग्राफी का है. द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट,
ये तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हम जानते हैं अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, और इसमें मेनली एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। तो द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेज विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, ये एकदम करेक्ट है। द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाई साइड, ये भी सही है। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेज ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी सही है। तो तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा सी 1, 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए ज्योग्राफी में आप हमेशा एनसीईआरटी इज़ ए मस्ट। तो 11th के और 12th के जो दो बुक हैं, तो 4 बुक आप पढ़ लीजिए और मैप लगा लीजिए, आपका एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, जी नहीं, ये गलत है। तो जो इक्वेटोरियल और पोलर रीजन है वो लेस ड्राई विंड होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा सी, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट। फिर नेक्स्ट है आइसोथर्म पे, ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था इसी टाइप का, और इनफैक्ट ये लगभग सेम ही क्वेश्चन आया था। तो देखिए, इन जनवरी द नदर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बेंड इक्वेटरवर्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंडमास एंड पोलवर्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशंस। देखिए, लैंड जो होता है जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। वाटर जो है वो जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, जल्दी गर्म भी नहीं होता है। तो जनवरी में जनरली ये पाया गया है कि जब इक्वेटरवार्ड मूवमेंट होता है, क्योंकि लैंडमास के क्रॉस जब जाएंगे तो इक्वेटरवार्ड ये जो आइसोथर्म है वो बेंड होता है, और ओशियंस में जब जाने से वही आइसोथर्म पोलवार्ड मूवमेंट होता है। तो लैंड एरिया में जब भी है ये इक्वेटरवार्ड मूवमेंट होगा और पोलवार्ड मूवमेंट होगा जब वाटर होगा। तो ये लैंड के है और ये वाटर है, तो ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मास इन नदर्न हेमिस्फीयर। जनवरी की बात हो रही है, तो जनवरी ठंडा मौसम होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए ये मूवमेंट होता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, इसलिए इसका आंसर होगा ए। 48, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक, chalk is known as very permeable rock whereas clay is known as quite impermeable or least permeable rock, ये करेक्ट है। chalk is porous and hence can absorb water, ये भी सही है। porous होता है वो, उसमें काफ़ी एयर पॉकेट्स होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर को। स्टेटमेंट 3, clay is not at all porous, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। not at all porous इसमें नहीं बोल सकते हैं, कुछ पोरस होता है, तो इसलिए इसमें जो आंसर होगा वो होगा सी, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। फिर 49, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेरी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, ये एकदम सही है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, तो दिन में बहुत ही गर्मी हो सकती है और रात में पूरा फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा हर जगह, तो ये सही है। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर, ये सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी को बोलते हैं। फिर एटमॉस्फेयर्स गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा सी 1, 2 एंड 3। ये इजी क्वेश्चन है, बेसिक ज्योग्राफी है। नेक्स्ट है करंट, और ये मतलब गवर्नमेंट स्कीम बोल सकते हैं। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजोरिटी ऑफ द लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स, ये सही है। इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर, ये भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट आंसर पूछा है। नेक्स्ट
51, ये आप देखिए पॉलिटी के बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल्स एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, ये रॉन्ग है। इंटरमीडिएट लेवल नहीं, ये लो लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, हर लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं होते हैं। टू बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ ए पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल ए पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स, कहीं भी एज डिफाइंड नहीं है तो ये गलत है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट कंस्टिट्यूट अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, तो चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं ये, तो ये भी गलत है। और हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, तो इसमें देखिए तीनों करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। फिर 52, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक, तो इट इज़ एन, ये अभी रिसेंटली जनवरी 2025 में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इनका ऑर्गेनाइजेशन का ये मीटिंग भी हुआ है। इट इज़ ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025, तो ये सही है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये देखिए बैंकॉक डिक्लेरेशन में ये एग्जिस्टेंस में आई थी, तो ये गलत है। फिर बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर्स, तो नहीं, नेपाल फाउंडिंग मेंबर्स में नहीं आता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज़ बीइंग लेड बाय इंडिया, ये गलत है। टूरिज्म जो है सब सेक्टर वो नेपाल लीड कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ये हमसे करेक्ट पूछा है, तो देखिए ओनली 1, सिर्फ 1 करेक्ट है। गांधी पीस प्राइज, उसके लिए जो ज्यूरी होता है उसके मेंबर्स कौन होते हैं, ये पूछा गया है 53rd क्वेश्चन में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं डेफिनेटली, और लोकसभा स्पीकर, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ वो भी होते हैं, तो इसका आंसर होगा C, 2, 3 एंड 4। फिर GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन जो गगन है, ये इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जॉइंट वेंचर से बना है, तो इसके बारे में कुछ पूछा है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, एकदम सही है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो हाई एयर ट्रैफिक से रिलेट होगा। फिर इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये गलत है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 एंड 2 ओनली, 3 रॉन्ग है। फिर ये AI एक्शन समिट जो था, ये बहुत ही न्यूज़ में भी था क्योंकि इंडिया इसमें को चेयर किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इसमें बहुत ही फेमस स्पीच भी आया था, तो ये फरवरी 2025 में हुआ था। इसके रिलेटेड देखिए, को चेयर्ड विथ इंडिया द इवेंट बिल्ड्स ऑन द एडवांसेस मेड एट द ब्लेचली पार्क समिट हेल्ड इन 2023 एंड सियोल समिट हेल्ड इन 2024, ये एकदम करेक्ट है। अलॉन्ग विथ अदर कंट्रीज USA एंड UK ऑल्सो साइन द डिक्लेरेशन, देखिए ये USA और UK जो है इन्होंने इसको साइन नहीं किया था, तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा, करेक्ट पूछा है तो A, 1 ओनली। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल ईयर 26, 27, 25, 29 के बारे में, ये अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर ये 2026 है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलेंट टूरिज्म 2027 है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025 है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉयड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस 2029 है। ऑल ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड है, ये आंसर डी होगा। फिर नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ब्रिक्स। 16th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया इन कजान, ये एकदम करेक्ट है। इंडोनेशिया हैज़ बिकम द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ये भी सही है। ये जो थर्ड है, द थीम ऑफ द 16th ब्रिक्स समिट वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा A, 1 एंड 2 ओनली। फिर देखिए लोकपाल रिलेटेड क्वेश्चन है 58, द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, ये गलत है। ये लोकपाल, ये तो बेसिक
है कि लोकपाल है तो चाहे इंडिया में सर्व कर रहे हो चाहे बाहर सर्व कर रहे हैं सबके लिए अप्लाई होगा, तो ये रॉन्ग है। द चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज़ टू बी चेयरपर्सन। तो देखिए इनकम्बेंट जो होता है तो मतलब सर्विंग ये नहीं हो सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। फिर थर्ड, द चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस एज द चेयरपर्सन और मेंबर इन एज द केस में भी, तो ये करेक्ट है। लोकपाल कैनॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करेक्शन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये गलत है। कुछ मामलों में छोड़ के लोकपाल इंक्वायर कर सकता है, तो इसमें करेक्ट पूछा है तो ओनली 3 करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग ऑप्शंस हैं। फिर नेक्स्ट ये करंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। ये देखिए मतलब खो खो वर्ल्ड कप ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये इवेंट इंडिया में हुआ था, ये पता है, ये जनरली पता होना चाहिए। लेकिन ये जो 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इंडियन विमेन और इंडियन मेन के जो स्कोर हैं ये आपस में इंटरचेंज किए हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका सिर्फ करेक्ट आंसर होगा ए, 1 ओनली। ये मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो तुक्का मार सकते हैं, बट सही होगा गलत होगा ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। 60, ये तो देखिए चेस का क्वेश्चन है। ये गुकेश डोमराजू ये जो अभी वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी था। तो इन द फाइनल्स गुकेश बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग रशियन। देखिए ये आपको बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो ये चाइनीज़ प्लेयर थे उनको हराया था, तो ये रॉन्ग है। फिर अभिमन्यु मिश्रा जो है वर्ल्ड्स यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं, अमेरिकन चेस प्लेयर हैं, ये करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर होगा बी, 2 ओनली। नेक्स्ट है 61 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। स्टेटमेंट 1, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टीज़, फॉस्फोरेंट मतलब लाइट एमिट करते हैं, तो ये भी सही है, तो ये ए होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। फिर 62, Indian Railways have prepared a national rail plan to create a future ready railway system by 2028, ये गलत है, ये 2030 तक होगा। कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी, ये गलत है, ये IIT कानपुर ने डिज़ाइन किया है और इंडिजिनस है ये, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन, ये स्टेटमेंट सही है और हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, तो देखिए 1 और 2 नॉट करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, 1 और 2। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्पेस मिशंस, और इसमें पूछा है कि हाउ मैनी ऑफ द स्पेस मिशन गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च। तो देखिए माइक्रो ग्रेविटी, अगर हम स्पेस में जा रहे हैं तो माइक्रो ग्रेविटी वाला एरिया ही होता है वो, तो ये स्पेस मिशन जो तीनों हैं ये आपके तीनों जो हैं ये आंसर होंगे। और इसके बारे में बता देता हूँ, एक्सियम 4 जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने का है, उसमें नासा, इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी तीनों इन्वॉल्व हैं। स्पेडेक्स जो है स्पेसक्राफ्ट रॉन्डेवू डॉकिंग एंड अनडॉकिंग के बारे में है। गगनयान इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन आपको पता है, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द 3। फिर ये 64, विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एयरक्राफ्ट टाइप है और डिस्क्रिप्शन है। डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, ये सही है, छोटा जहाज़ होता है। IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये रॉन्ग है, सुपरसोनिक नहीं होता ये। और CL-17 ग्लोब मास्टर 3 ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये सही है, तो इसलिए जो मैच कर रहे हैं ओनली 2 मैच कर रहा है।
65 आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज़ ऑफ। ये एसएनटी का बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है, बस अभी न्यूज़ में था कि सऊदी अरेबिया में यूज़ किया गया इस मेथडोलॉजी को, तो इतनी बारिश हो गई कि बाढ़ के हालात आ गए वहाँ पे। तो ये इसका आंसर होगा ए, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी रिलेटेड, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, ये सही है। यहाँ मैलिफाइड इंटेंशन का एक क्लॉज आता है, तो ये जुडिशियल रिव्यू में तो आता है लेकिन लिमिटेड में आता है, तो ये सही है, ये राइट आंसर राइट है, ये स्टेटमेंट राइट है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत है, ये विद द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है प्रेसिडेंट, तो इसलिए इसका आंसर जो करेक्ट आंसर पूछा है ये है ए, वन ओनली। फिर 67 पॉलिटी, ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज हर ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन। ये जनरली कंटिन्यूटी ऑफ हाउस मेंटेन करने के लिए किया जाता है कि डिसोल्यूशन हो भी जाए तो जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो उसी समय रिज़ाइन नहीं करते हैं, जब नया हाउस इमीडिएटली बनता है जस्ट उससे पहले ये रिज़ाइन करते हैं, फिर स्पीकर प्रोटेम चुने जाते हैं। उसके बाद स्पीकर प्रोटेम भी बाकी सारे मेंबर्स को जब शपथ दिला देते हैं, उसके बाद फिर जो नया स्पीकर चुने जाते हैं उस समय फिर स्पीकर प्रोटेम भी रिज़ाइन करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ये वन स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड स्पीकर शैल रिज़ाइन फ्रॉम हिज हर पॉलिटिकल पार्टी, ये गलत है, ये इंडिया में ये प्रैक्टिस नहीं है, हाँ यूके यहाँ पर ये प्रैक्टिस है। फिर स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव फ्रॉम हिज हर ऑफिस बाई रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पीपल पास बाई मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स अनलेस 14 डेज नोटिस है, ये करेक्ट है, सॉरी। तो ये जो 1 and 3 ओनली ये करेक्ट है। फिर 68, if any question arises whether the member of the house or the people has become subject to disqualification on the 10th schedule, the president's decision shall be final, ये गलत है, ये स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा। और देर इज़ नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी 10th शेड्यूल में यूज़ किया गया है। तो इसका आंसर होगा करेक्ट स्टेटमेंट में ये नाइदर वन नीदर नॉर टू। 69 पॉलिटी का स्टेटमेंट है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स इवन दो द मिनरल्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज, ये गलत है, माइनर मिनरल्स के लिए ये पावर स्टेट को दी गई है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट 2, इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर रिलेवेंट लॉ, ये भी सही है। तो 69 का आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। फिर 70 इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनेक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये यूरोपियन यूनियन ने इसको इनेक्ट किया है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए, यूरोपियन यूनियन। फिर ये इकोनॉमी का मतलब क्वेश्चन, ये थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो इसमें इन्होंने बताया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़ है, रेवेन्यू रिसीट है 60,000 करोड़, और गवर्नमेंट का जो बोरोइंग है वो 10,000 करोड़ है, और इंटरेस्ट पेमेंट है 6,000 करोड़। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 करोड़ होगा, तो देखिए हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 80,000, रेवेन्यू रिसीट है 60,000, तो डेफिसिट है 20,000 का। फिस्कल डेफिसिट, तो देखिए फिस्कल डेफिसिट में देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 है और रेवेन्यू रिसीट है 60,000, और गवर्नमेंट का जो बोरोइंग है वो है 10,000, तो ये 70,000 हो गया। तो 80,000 माइनस 70,000, तो फिस्कल डेफिसिट हो गया 10,000 करोड़।
और प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोइंग, यानी कि फिजिकल डेफिसिट जो 10,000 करोड़ है और उस पर इंटरेस्ट जो पे किया गया है उसको माइनस कर देना है, तो 10,000 माइनस 6,000 ये 4,000 हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी 1.3। फिर अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ये काफ़ी सालों से न्यूज़ में रहा है, तो ये सॉल्व करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये IR प्लस इकोनॉमी दोनों के बीच में ये क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर होगा ए, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान। फिर नेक्स्ट है, ऑफ द टू मेजर, ये स्टेटमेंट 1 है, ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूसर्स मोर इथेनॉल दैन लेटर। तो देखिए, जो दो मेजर इथेनॉल प्रोडक्शन करने वाले जो कंट्रीज़ हैं वो है ब्राज़ील और अमेरिका, और अमेरिका जो है वो जनरली ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2, अनलाइक इन USA वेयर द कॉर्न इज द प्रिंसिपल फीडस्टॉक, इथेनॉल प्रोडक्शन, तो शुगर केन इज़ द प्रिंसिपल फीडस्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील को हम जानते हैं कि शुगर प्रोडक्शन शुगर केन से बहुत ज़्यादा ये करता है, तो इथेनॉल भी उसी से प्रोड्यूस करता है। तो ब्राज़ील में इथेनॉल से जो प्रोडक्शन इथेनॉल का होता है वो शुगर केन से किया जाता है, और USA में जो कि प्रेरीज उसका जो रीजन है वहाँ कॉर्न बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कॉर्न से इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, तो ये सही आंसर है। तो इसका आंसर होगा डी, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, ये द वर्ल्ड बैंक हैज़ वार्न्ड इंडिया दैट India could become one of the first places where wet bulb temperature routinely exceeds 35 डिग्री। तो इससे क्या इम्प्लीकेशन होगा, तो पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफ़र फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्राउट्स, ये एकदम सही है। द सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर प्रॉपर बॉडी हीट थ्रू पर्सपिरेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। फिर ये 75, ये भी प्रैक्टिकल इकोनॉमी का बेस का क्वेश्चन है कि एक कंट्री का फिजिकल डेफिसिट 50,000 है करोर्स, इट इज़ रिसीविंग 10,000 करोर्स थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, और कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज आर 1,500 करोर्स, व्हाट इज़ द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। तो देखिए, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट हमने जस्ट अभी थोड़ा देर पहले भी देखा कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़, इसको अगर देखें तो 50,000 माइनस 1,500, तो ये आता है 48,500 करोर्स, तो ये ए होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है फिनांस कमीशन को लेके, तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ रिकमेंडेड ग्रांट ऑफ 4,800 करोर्स from the year 2022-23 to the year 2025-26 for incentivizing the state to enhance educational outcomes, ये सही है। और स्टेटमेंट 2 जो है, देखिए 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द यूनियन टैक्स आर टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स, तो देखिए 14th फिनांस कमीशन में ये 42% था 14th फिनांस कमीशन में, और ये अभी इसको घटा के 1% घटाया तो 41% कर दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और अगर आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता है तो ये आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए 2 जो है स्टेटमेंट ए में भी है, बी ऑप्शन में भी है और डी में भी है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो एक ही मात्र ऑप्शन बचता है, एकमात्र ऑप्शन बचता है सी, ये ए बी और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 2 है इसमें। तो यहाँ पे ऐसे हम स्टेटमेंट्स और देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है 45,000 करोड़ आर टू बी केप्ट एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल स्टेट फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, ये भी सही है। इट इंस्टीट्यूट क्राइटेरिया टुवर्ड्स फिजिकल परफॉर्मेंस, ये भी सही है। बट मैं तो बोलूँगा इसको अगर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IBRD। ये वर्ल्ड बैंक भी इसको कहते हैं। इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज, ये सही है। इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी, ये गलत है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, नेशनल डेवलपमेंट बैंक और भी बहुत सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस डायरेक्शन में काम करते हैं, तो ये गलत है। इट वाज एस्टेब्लिश टू हेल्प यूरोप रिबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वार II, ये सही है। ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्विंस का एक पार्ट है ये। तो 77 इसका आंसर होगा C, 1 and 3 ओनली। फिर RTGS और निफ्ट के बारे में, इन RTGS द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस वाइल द केस ऑफ निफ्ट इट टेक्स सम टाइम टू सेटल द पेमेंट, एकदम सही है। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, इन RTGS द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन वाइल दैट इज नॉट द केस ऑफ निफ्ट, ये गलत है। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर RTGS आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज वाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर नेफ्ट, ये भी गलत है। 24/7 है दोनों, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा ओनली 1 इज करेक्ट, बाकी दोनों रॉन्ग हैं। फिर ये UPI रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन कंट्रीज़ का नाम है। हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज अमंग द अबव आर द अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड अंडर UPI स्कीम। तो देखिए जर्मनी और बांग्लादेश यहाँ पे ये नहीं है, और UAE, फ्रांस, सिंगापुर उसमें है, तो इसमें ओनली 3 आंसर होगा B। फिर 80 क्वेश्चन, ये गवर्नमेंट स्कीम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ रूफटॉप पैनल्स, ये करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम टू इम्पार्ट ट्रेनिंग और ऑपरेशन मेंटेनेंस ग्रास रूट लेवल पे, ये भी सही है। और ये क्रिएट करेगा मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग और कंपोनेंट्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ये भी सही है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड है, लेकिन अगर थोड़ा भी आपको आइडिया है इसके बारे में तो ये आपके लिए हार्ड नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होगा D, 1, 2 and 3। ये ऑर्डिनेंस के बारे में है। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, एकदम सही है। एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज अ फंडामेंटल राइट, ये एकदम रॉन्ग है। किसी भी फंडामेंटल राइट को वो एब्रिज नहीं कर सकता है। फिर एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ए बैक डेट, अगर सिविल नेचर का है तो बैक डेट में आ सकता है, इसलिए ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 and 3 ओनली, C। नेक्स्ट स्टेट और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है। अरुणाचल प्रदेश, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड द स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क्स। तो इसका जो कैपिटल है ईटानगर, वो ईटा फोर्ट पे नाम है, तो इसलिए ये करेक्ट है। नागालैंड, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये करेक्ट है। त्रिपुरा इनिशियली पार्ट C था स्टेट, और बाद में सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी बना विथ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956, और बाद में फुल फ्लेज स्टेट बना, तो ये भी करेक्ट है। इसलिए इसका आंसर होगा C, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग। तो इंटरस्टेट काउंसिल, ये पता है आर्टिकल 263 का पार्ट है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जोनल काउंसिल ये एक्ट है। तो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव वेयर एस्टेब्लिश्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिर्फ 1, यानी कि ये आपका इंटरस्टेट काउंसिल सिर्फ वो है, तो इसका आंसर होगा A, 1 ओनली। फिर नेक्स्ट, द Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the governor of the state acts in his her own discretion, ये एकदम explicitly mentioned है, तो ये correct है। फिर second statement है, the president of India can of his her own reserve a bill passed by state legislature for his consideration without it being forwarded by the governor of the state, ये गलत है। ये गवर्नर को ही ये पावर है
कि वो रिजर्व कर सकता है बिल और फिर ये प्रेसिडेंट को भेज सकता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा, करेक्ट पूछा है तो ए, वन ओनली। फिर नेक्स्ट है प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एड अंडर। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विस, तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है डीपीएसपी, ये करेक्ट है। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज, ये कंपोजिट कल्चर जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल थ्री, सी। फिर नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इन स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल एरिया अंडर 5th शेड्यूल, तो स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड लोकल बॉडी एज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये गलत है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा डी, नीदर वन नीदर टू। 87 ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन मिनिस्ट्री। तो नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ में आता है। क्वायर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर आता है। और नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। तो ये तीनों मिसमैच हैं, इसलिए इसमें जो करेक्टली मैच्ड है ये होगा नन। 87 का आंसर होगा डी, नन। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो लिस्ट, इसमें क्वेश्चन पूछा है हमसे, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विथ रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड बिफोर प्रेजेंटिंग द बिल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये लेजिस्लेचर से हाफ, नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन चाहिए होता है किस किस प्रोविजंस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने में, तो ये पूछा है हमसे। तो देखिए यूनियन लिस्ट में 7th शेड्यूल को अगर हमको अमेंड करना है तो उसमें ज़रूरत पड़ेगा। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट वो पड़ेगा। कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस ये टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है विदाउट रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, तो ये गलत है। इसलिए सिर्फ 1 और 2 इसका आंसर होगा ए, 1 और 2। फिर विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट नॉर इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस, ये करेक्ट है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज हर टर्म, ये भी सही है। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस, ये भी करेक्ट है। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। फिर नेक्स्ट है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसके बारे में। ये थोड़ा सा मैं टफ कहूँगा क्योंकि अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है टू रेगुलेट डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर। तो डाउन स्ट्रीम एक्टिविटी मतलब कि प्रोडक्शन हो जाने के बाद जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे रिफाइनिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग, उस टाइप की चीज़ों में इसका काम आता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, ये पहला प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, नहीं, इसका रोल नहीं है। रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये रोल है। मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये है। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, ये गलत है। तो इसमें जो मैच करने वाले हैं ये हैं ओनली 2, यानी कि बी। फिर 91 इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन है। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन वाज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाई गांधी जी एट द टाइम ऑफ। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था जब उन्होंने दांडी मार्च में पब्लिकली सॉल्ट लॉ को वायलेट किया था उस समय। तो ये आंसर होगा बी। द फेमस फीमेल फिगरीन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ, ये ब्रॉन्ज। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है।
फिर नेक्स्ट हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस इन द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरी इंसिडेंट। तो ये मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत, ये है इसका आंसर। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। CR दास नहीं, सैफुद्दीन किचली और ये पंजाब के साइड थे। मोहम्मद अली जिन्ना ये भी नहीं, क्योंकि ये उस समय बहुत ज़्यादा इनका स्टेचर बढ़ चुका था और ये मुस्लिम लीग से रिलेटेड थे, तो ये भी रॉन्ग है। और मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, इसका आंसर होगा बी। 94. Subsequent to which of the following events Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program? तो पूना पैक्ट जो था वो साइन होने के बाद गांधी जी ने ये पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम में अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स को भी अपने प्रोग्राम में डाला, तो ये आंसर होगा ए। फिर 95, पोर्टुगीज़ जो है इंडिया में ये कौन कौन से फ्रूट इंट्रोड्यूस किए? तो पपाया हाँ सही है, पाइनएप्पल सही है, गुआवा सही है, इसके साथ कैश्यूनट भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो ऑल थ्री आंसर होगा, ऑल थ्री सी। फिर टाइम जोन्स के बारे में है, मोर देन 4 टाइम जोन्स किस किस कंट्रीज़ में है? तो जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम, ये देखिए ऐसे तो यूनाइटेड किंगडम छोटी है, लेकिन उसके जितने भी टेरिटरीज़ अगर हम देखें तो उसको इंक्लूड करने से 9 टाइम जोन्स आते हैं उसके। डेनमार्क, इसके 5 टाइम जोन्स हैं। न्यूजीलैंड के पास 5 टाइम जोन्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के टोटल 9 टाइम जोन्स हैं। ब्राज़ील का 4 टाइम जोन है, तो ये मोर देन 4 नहीं हुआ, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 2 3 4 यानी 4 बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन और थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो देखिए, Anadir in Siberia and Nome in Alaska are few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days. तो देखिए, ये रशिया में है एनादिर साइबेरियन रीजन में, और अलास्का में है नोम, और ये बीच से पार हो रही है इसके इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये दोनों है तो बहुत ही क्लोजली, लेकिन ये दोनों के डेट अलग हो जाते हैं, तो ये पहला ऑप्शन सही है। व्हेन इट इज़ मंडे इन एनादिर इट इज़ ट्यूसडे इन नोम, ये गलत है। देखिए, एनादिर है वेस्ट साइड और ईस्ट साइड है नोम, तो जब हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो एक दिन लूज़ करेंगे। इसका मतलब अगर मंडे है एनादिर में तो नोम में संडे होगा, तो इसलिए ये गलत है, और इसका आंसर होगा 1 ओनली। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है ये, तो इसका आंसर होगा ए, पेरियार E.V. रामस्वामी नायकर। फिर नेक्स्ट है कंट्री और रिसोर्स रिच इन, बोस्वाना डायमंड, ये काफ़ी फेमस है। चिली लिथियम के लिए, हाँ, और कॉपर भी वहाँ पे बहुत एबंडेंट है। इंडोनेशिया निकल के लिए, तो तीनों करेक्टली मैच हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी, ऑल 3। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन और कंट्री। मालोर्का, ये एक्चुअली एक आइलैंड है, स्पेन में है। नॉर्मैंडी, ये नॉर्दर्न रीजन ऑफ फ्रांस है, तो नॉर्मैंडी ऐसे भी आपने अगर World War I या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा। सार्डिनिया, ये इटली की एक आइलैंड है, तो कोई भी ऑप्शन सही से नहीं मैच है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, नन। तो ये हमने देखिए 100 के 100 क्वेश्चंस सारे डिस्कस कर लिए। कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ट्रिकी थे, थोड़े टफर साइड पे थे, कुछ फैक्चुअल बेस्ड भी थे, लेकिन ओवरऑल यूपीएससी ने जस्टिस किया है अपने हिसाब से इस पेपर को, और डेफिनेटली लंबे थे, कुछ
क्वेश्चंस बहुत ही टू मैनी स्टेटमेंट्स थे, एक एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है और फिर तीनों का रिलेशनशिप पूछा है। तो मेरे हिसाब से तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा स्लाइटली टफर साइड है, इसका कट ऑफ भी थोड़ा कम जाएगा। तो 75-70 के ऊपर अगर आप स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मेंस में प्रिपरेशन करना चाहिए। मेरे हिसाब से 85-90 के आसपास कट ऑफ रहेगा। तो अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट वाले क्वेश्चंस को भी अगर आप साथ में ले ले तो आप अपने आप को कंफर्टेबली 70-75 से अगर आ जा रहे हैं तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और इसी के साथ डू लाइक एंड सब्सक्राइब UPSC प्रेप वर्ल्ड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।